हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं मनीष फिर से आप सबका ओनो स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। 3 दिन का एग्ज़ाम हो चुका है, 16, 17, 18 और आज 19 नवंबर है। आज भी बहुत लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो जिन जो जो अभी शाम की शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, शाम की शिफ्ट में, दोपहर की शिफ्ट में, उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम है उन सभी को भी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग एक बार एनालिसिस जरूर देखिएगा। आपने मेरी एनालिसिस की वीडियो देखी होगी या उससे पहले भी और किसी चैनल पर आपने एनालिसिस की वीडियो देखी होगी, तो आपने नोटिस किया होगा काफ़ी क्वेश्चन उसी पैटर्न पर आ रहे हैं जिस तरह से हम मॉक कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, रेशो और डीआई, नंबर सिस्टम, लगभग जितने भी टॉपिक मैंने मॉक टेस्ट में लिए थे उन सभी टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। 20-22 क्वेश्चन लगभग उसी पैटर्न पर बन रहे हैं जिस पैटर्न पर मैं मॉक टेस्ट करा रहा था। तो उसी में आज एक और हम अपनी प्रैक्टिस क्लास 9 करेंगे। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है सबने वो 8 क्लासेस बहुत अच्छे से देखी होगी और आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो लोग एग्जाम देख के आए हैं उन्हें पेपर में काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और जिनके एग्जाम है वो सब एक बार उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको ये, मतलब मेरी प्रैक्टिस क्लासेस। आप सब लोग एक बार एनालिसिस की जरूर वीडियो देखिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करना चाहिए। और उसके बाद एक बार मेरी प्रैक्टिस क्लास देखिएगा, उससे आपको ये आइडिया होगा कि हमें एग्जाम अप्रोच कैसे लेना है। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ किस तरह से सोचना है। वहाँ हर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाया जाता, हर क्वेश्चन पे ट्रिक भी अप्लाई नहीं होती। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर देंगे, कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ बेसिक से कैलकुलेशन भी करनी होती है, टाइम भी लगता है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से हो जाते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है एग्जाम अप्रोच पे, वहाँ पर किस तरह से हमारा ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और एक बार एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो प्रैक्टिस क्लास है आज की 9, इसे शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तालिका दी हुई है और इस तालिका में विभिन्न राज्यों में निम्न वर्ष में एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित और अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या। तो ऊपर वर्ष लिखे हुए हैं, उसमें ये उपस्थित उम्मीदवार थे जो एग्जाम में उपस्थित थे, और जिन्हें अर्हता प्राप्त हुई उनके नंबर इधर लिखे हुए हैं। और ये रहे राज्य, एम राज्य, एन राज्य, पी राज्य, क्यू राज्य, आर राज्य। तो तालिका तो समझ आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2000 में एक साथ सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या। 2001 में सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2000 में एक साथ सभी राज्यों से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या देख लेते कितनी है। 2000 का है, 2000 ये रहा, और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार ये है। ठीक है, तो कुछ नहीं, इन्हें जोड़ लेंगे। कितना है यहीं पे जोड़ देते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। देखो 5 और 5 10, हासिल बचा 1, 7 और 1 8, 8 8 16, 17, 17 और 4 21 का 1 हासिल हो गया 2, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 9 29, 29 का 9 बचे हो गया 2, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया 4910। ठीक है, ये आ गया साल 2000 का। उसके बाद किसका पूछा था, 2001 का। 2001 का पूछा था अर्हता प्राप्त, तो 2001 के अर्हता प्राप्त ये है। इन्हें एक बार जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 और 5 15 का 5 हासिल बचा 1, 2 और 1 3 और 2 5, 5 5 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 का 7 बचा 2, 3 4 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 का 2 फिर से 2 बचा, 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये आ गया 5275। ठीक, पूछा क्या था, पूछा था 2000 में जो उम्मीदवारों की कुल संख्या है, 2001 में जो उम्मीदवारों की कुल संख्या है वो उसका कितना प्रतिशत है। तो ये इसका कितना प्रतिशत है, तो बस इसका प्रतिशत, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 93%। ठीक है, आसान था, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन में करना क्या था, अब देखो क्वेश्चन का अप्रोच में बता दो। क्वेश्चन में क्या करना था, जितना जल्दी आप इसे जोड़ोगे उतना जल्दी टाइम बचेगा। बस 10 सेकंड लगाना, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना था, उसे डिवाइड करके सॉल्व करना था और आंसर आ जाता 93%। ठीक है, आसान है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 2 संख्या का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या कितना होगा। 2 संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है।
यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसे बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट से या बेसिक से कोई ट्रिक मत लगाओ, ये ऑप्शन से ही निपट जाएगा क्वेश्चन। देखो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना और कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस। और एसएससी के हर एग्जाम में जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें करीब 40% क्वेश्चन इजी होते हैं, 40% मॉडरेट होते हैं और 20% क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट। तो जो इजी क्वेश्चन होते हैं हमें वही टाइम बचाना है, तभी तो हम डिफिकल्ट को टाइम दे पाएंगे। तो ये एक इजी क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर का 4 गुना है, ठीक है। एक संख्या दी है 45, मान लो वो दूसरी संख्या 65 है, तो 45 और 65 के बीच का अंतर कितना है? 45 और 65 के बीच का अंतर है 20। अब वो क्या कह रहा था, सॉरी 45 और 65 का जोड़ कितना है? 45 और 65 का जोड़ है 110, 65 और 5 70 110, ठीक है। अब वो कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है, तो योग है 110 और अंतर कितना था 20, तो 20 चौक कितने होते हैं 80, क्या 4 गुना है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो 85, देखो बस अंतर निकालो, 45 में से 85 गए 40, 40 का 4 गुना 160, तो जो अंतर है क्या मतलब इन दोनों का जो योग है क्या 160 होगा? अंतर सबसे पहले मैंने अंतर निकाला, 45 में से 85 गए कितना बचा 40, 40 गुना होता है 160। अब देखो क्या इन दोनों का योग 160 बनेगा? 8 4 12, नहीं 13 कुछ बनेगा, करने की जरूरत ही नहीं, ये आंसर नहीं है। 80, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 35, 35 का 4 गुना कितना होता है 140, क्या 8 4 12 12 13 बनेगा, ये 140 तो नहीं बन रहा ना, ये भी आंसर नहीं है। तो गारंटेड ये आंसर है, चेक कर लेते हैं एक बार। 45 में से 75 गए बचा 30, 30 चौक 120 और इन दोनों का योग कितना 75 और 45। एक मिनट, दोनों के बीच का अंतर कितना था? हाँ, तो इन दोनों के बीच का योग कितना 75 और 5 80 और 4 120, 120 से अंतर है और 120 ही उन दोनों के अंतर का 4 गुना था और 120 ही उन दोनों संख्याओं का योग है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अगर आप अच्छे से एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चलोगे तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बना लोगे और यहाँ पे टाइम बचा लोगे। कुछ भी नहीं करना, तो जो दिया है बस उसे कर लो, एक बार समझो, देखो दोबारा देखो। दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना था। एक संख्या दी हुई थी, मैंने मान ली पहली दूसरी संख्या 65, अगर दूसरी संख्या 65 है तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना 20, 20 चौक 80 और दोनों का योग कितना बनेगा 65 80, मतलब 25 और 15 ये हो जाता, 15 और 15 जोड़ेंगे तो ही 80 आ जाएगा, 45 जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो ज़्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही पता लग रहा था। सेम तरीके से हमने बाकी ऑप्शन सही चेक कर लिए, सही ऑप्शन हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 7 आता है। तो वो सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसे 12 से 15 से 18 से विभाजित करें, प्रत्येक शेषफल बचे 7। इसे भी ऑप्शन से निपटाते हैं। देखो शेषफल 7 आता है, तो 187 में से 7 गया 180, यानी कि 180 उन तीनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। पहला ऑप्शन ही दिख गया, 180 इन तीनों नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो 12, 15, 18 का एलसीएम ही 180 आता है, और जब एलसीएम लेस है लघुत्तम समावर्तक 180 आता है, तो इसका मतलब तीनों संख्याओं से डिवाइड करती है, यही आंसर है। मान लो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होता, हमें आगे चेक करने होते, तो कोई बात नहीं। 194 में से 7 गया, कितने बचे 187, बस एक 18 नंबर लेके चलो, क्या 18 से डिवाइड होता 187? नहीं होता, ये भी आंसर नहीं है। 173 में से 7 गए 165, 165 भी डिवाइड नहीं होता 18 से, ये भी आंसर नहीं होगा। 182 में से 7 गए, कितने बचे 175, क्या 175 डिवाइड होता 18 से? नहीं होता, ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए है, जहां भी होता, अगर ऑप्शन ए की जगह नहीं होता डी होता तो अभी हमें पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते, 5 से 10 सेकंड लगते, इससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो इस तरह से एग्जाम में पहचानना भी है कौन कौन से क्वेश्चन ईजी हैं। जो ईजी क्वेश्चन है उन्हें तो जल्दी से निपटाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा ऑफ है, अच्छा देखो सबसे पहले बोडोमास रूल के हिसाब से हम ऑफ करते हैं, ब्लैक ही लेके चलते हैं। देखो तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखो ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, 2 1 2 1 2 2 6 12 और 6 3 18, 18 और 18 36, 36 में से 4 गए 32,
ऊपर से आ गया 32। 90% कैलकुलेशन ओरली हो रही है, और जीडी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आसान आते हैं, 90% कैलकुलेशन ओरली हो जाती है। ये देखो 12 में से 4 गए 8, और 2 में से 8 कटेगा 4, 4 तिया 12, और 28 में से 12 गया, कितना बचेगा 16, तो ये आ गया 16। तो 16 दूनी 32, ऑप्शन डी बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान है। आगे देखो, आगे बढ़ो। सेम इसी पैटर्न में जीडी में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये दोबारा से वही पहले वाली तालिका दी हुई है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए किस वर्ष में राज्य एन से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अधिकतम प्रतिशत है। तो दिए गए किस वर्ष में, इन चार वर्ष में से हमारे पास 4 वर्ष दिए हुए हैं, उसमें राज्य एन से उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का अधिकतम प्रतिशत है। इसका मतलब जो उपस्थित है और जो अर्हता प्राप्त है, किसका प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्यों? क्योंकि इसे सॉल्व ही करना पड़ेगा, तभी हम प्रतिशत निकालेंगे। तो हमें पहले जो मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया, थर्ड क्वेश्चन कराया, फिफ्थ क्वेश्चन कराया, फोर्थ क्वेश्चन कराया, वहाँ से टाइम बचाना है ताकि हम ये डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलो इसे करते हैं। पहला वर्ष कौन सा दिया हुआ है? 1997। 1997 का है 1997, ये रहा। तो 1997 में किस राज्य की बात हो रही है? एन। तो 1997 में 7500 उपस्थित थे, और वो मतलब अर्हता प्राप्त कितने थे? 840। तो इसका परसेंट निकाल लेंगे, 840 बटे 7500 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होता है हमारा परसेंटेज। ठीक है, ये सॉल्व करो, ये आ जाएगा सॉल्व करके 11.2%। ठीक है, उसके बाद देखो फिर कौन से वर्ष की बात कर रहा है ये? फिर बात कर रहा है 2001 की। ठीक है, 2001 का है, 2001 ये रहा। मतलब वहाँ पे अर्हता प्राप्त थे 1125 बटे में 9500 गुणा 100, 2 0 से 2 0 गई। इसे जब पूरा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 11.59%। ठीक है, उसके बाद 1999 का है, ये रहा 1999 एन, ये दोनों इनका हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये होगा 920 बटे में 8450 गुणा 100। यहाँ 0 से 0 तो कट जाएगी। ठीक है, और इसका आ जाएगा 10.58%। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन बचा 1998। 1998 का है, 1998 ये रहा, और एन ये रहा। मतलब इसका मतलब उपस्थित थे, देखो 1998 में उपस्थित थे बाड़मेर 100, और अर्हता प्राप्त कितनों ने की थी? 1050 ने, 1050 ने गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 105 बटे में 920। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.41%। देखो किसमें सबसे ज़्यादा है? 11.2, 11.59, 10.58, 11.41। तो ये वाला ऑप्शन सबसे सही है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में, तो बस इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, और हर वीडियो में मैं एक बात को रिपीट करता हूँ, जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना फास्ट पेपर होगा। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेशन के बनाए जाते हैं। तो बस किसी भी तरह से आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, और कैलकुलेशन फास्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्ट कैलकुलेशन होगी, और जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 544 को ए बी और सी के बीच में इस 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो सी को बी से कितना अधिक मिलेगा? तो देखो कितना विभाजित किया जाना? 544। अगर यही विभाजित किया जाना होता तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 और 3 8 8 8 16। तो 16 यूनिट है 544। तो एक यूनिट कितना हो गया? एक यूनिट हो गया, एक सेकेंड मैं वाइट से दोबारा बताता हूँ ये क्वेश्चन। देखो रेशियो था 3:5:8। ठीक है, 5:8। तो ये कितना था? 16। इसका मतलब 16 यूनिट कितना है? 16 यूनिट है 544। 16 यूनिट है 544, तो एक यूनिट कितना हो गया? एक यूनिट हो गया 544 बटे में 16। ये कितना हो गया? 16 दूनी 32, 16 3 48। ये चला जाएगा 3 से 48, 48 के बाद 6, 16 3 48, 16 चौका 64। एक यूनिट हो गया 34। ठीक है,
तो 1 यूनिट 34 है। अब पूछा क्या है, सी को बी से कितना अधिक मिला, सी को बी से कितना अधिक मिला, 3 यूनिट अधिक मिला, 3 यूनिट अधिक मिला। 3 यूनिट कितना होगा, 3 गुणा 34 कितना हो गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102। उसे 102 रुपीज़ ज़्यादा मिले, ठीक है, 100 उसे 102 रुपये ज़्यादा मिले, 102 ज़्यादा मिले। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी 102, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वेंडर ने 1 रुपये में 10 टॉफी खरीदी, उसे 25% लाभ हासिल करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, ठीक है। देखो 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी उसने, 1 रुपये में खरीदी 10 टॉफी। अब वो कह रहा है उसे लाभ होना चाहिए 25% का। 25% का मतलब है अब उसे उन 10 टॉफी का 1.25 रुपये में बेचना पड़ेगा। 1 रुपये का 25% होता 25 पैसे, तो उसे 1 रुपया 25 पैसे में वो 10 टॉफी बेचनी पड़ेंगी, तभी तो उसे 25% का अब लाभ होगा। पूछा क्या, 1 रुपये में कितनी टॉफी, तो 1.25 रुपये में 10 टॉफी, 1 रुपये में 10 बटा 1.25 टॉफी। बस इसमें से ये 0 गया और इसे 100 काटो, ये आ जाएगा 8, ठीक है। इसका मतलब उसे 1 रुपये में अब 8 टॉफी बेचनी पड़ेंगी। अगर वो 1 रुपये में 8 टॉफी बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ऑफिस जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। यदि वह कुल 6 घंटे का समय लेता है तो निवास और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है। चलो पता लगाते हैं। आदमी किस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने ऑफिस जाता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर की गति से लौटता है, तो उसे टाइम कितना लगता है। तो मान लो ऑफिस x किलोमीटर दूर है, गया 10, मतलब इतना टाइम लगा जाने में और इतना टाइम लगेगा वापस आने में। जाने में लगा x बटा 10 टाइम, वापस आने में लगा x बटा 15 टाइम, और कुल टाइम कितना दिया हुआ है मुझे 6 घंटा लगता है। तो बीच की दूरी है, दूरी x से ये निकल जाएगी, ये हो गया देखो 30, इसका एलसीएम हो गया 3 और 2 5, 5x, ये आ गया 6 और ये 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 5 6 30, मतलब 36 किलोमीटर उसके घर की दूरी थी, ठीक है। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका उस वर्ग का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी है, जो वर्ग की भुजा होती है ए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है, वो दिया हुआ 121, तो भुजा कितनी होगी, भुजा होगी 11। पूछा क्या है अब, यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो देखो एक भुजा 11 थी, तो 4 भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 11 गुणा 4 44। इसका मतलब वो तार जो था 44 सेंटीमीटर लंबा था। अब उसका बना दिया गया सर्कल बना दिया गया, मतलब अब उसकी लंबाई हो गई वृत्त के परिमाप की लंबाई, तो 2 पाई आर के बराबर हो गया 44। बस इसे सॉल्व करके आर आ जाएगा, आर आ गया 44 बटा ये 22 बटा 7 लिखोगे, 44 गुणा 7, 44 से 44 कट गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, मुश्किल से था ये 10 सेकंड से ज़्यादा का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ भी नहीं करना, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना वहीं से आधी चीज़ें पता लग जाती हैं। जब मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये पढ़ा जिसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है वर्ग का, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा होगी 11, ठीक है, यहीं कि वर्ग की भुजा 11 है। तार बनाया गया है, 4 भुजा होती हैं, इसका मतलब तार की लंबाई हो गई 44, ठीक है, तार की लंबाई 44। अब वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, मतलब वृत्त का 2 पाई आर हो गया 44 के बराबर, वृत्त का 2 पाई आर हो गया 44 के बराबर। बस यहाँ से आर कैलकुलेट हो जाएगी, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 75% खर्च करता है, लेकिन दोनों की बचत बराबर है। यदि उनकी आय का योग 72,000 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो मान लो तो जो ए है वो अब देखो ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब क्या हो गया, 80 बटा 100, ये गया मतलब 4/5। इसकी फ्रैक्शन या डायरेक्टली भी लिख सकते हो,
अगर फ्रैक्शन याद है तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5, याद नहीं है तो 80/100 करके एक एक्स्ट्रा सेकंड में आप फ्रैक्शन निकाल लो, ये हो गया 4/5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ए 5 रुपये कमाता है तो उसमें से 4 रुपये खर्च कर देता है, अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो 4 रुपये खर्च कर देता है, बचत कितनी करता है 1 रुपये की, 5 में से 4 रुपये खर्च कर दिए, बचत हुई 1 रुपये की। अब देखो बी 75% खर्च कर देता है, 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, ठीक है। इसका मतलब अगर वो 4 रुपये कमाता है तो 3 रुपये खर्च कर देता है और 1 रुपया बचाता है, तो दोनों की बचत बराबर है। अब देखो आगे वो कह रहे हैं यदि उनकी आय का योग 72,000 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से निकालो, आय का योग कितना 9 यूनिट कितना 72,000, 9 यूनिट है 72,000। अगर 9 यूनिट है 72,000 तो 1 यूनिट कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया 72,000 बटे 9, 9 अट्ठे 72 होता है, मतलब 8,000, डायरेक्टली 8,000 1 यूनिट हो गया। और बी की आय कितनी थी 4 गुना, तो 1 यूनिट अगर 1 यूनिट 8,000 है तो 4 यूनिट कितने होंगे, 8 चौक 32, 32,000। तो बी की आय कितनी होगी 32,000, वो 32,000 रुपये कमाता है, ऑप्शन बी, ठीक है, आसान है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में 13 किलोमीटर धारा प्रतिकूल अप स्ट्रीम और 5 घंटे में 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम नाव का विहार करता है। तो देखो अप स्ट्रीम का मतलब है अगर नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, मतलब वो धारा के विपरीत जा रहा है, तो x माइनस वाई कितना करता है 13/5, ये उसकी चाल है। और उसके बाद दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम जाता है, मतलब अब धारा के साथ जाएगा 28/5 और नौ का विहार करता है। पूछा गया धारा की स्पीड, धारा हमने y मानी है तो इसे एक बार इसके साइन चेंज कर लेंगे, ये हो गया x से x कट गया, ये आ गया -2y बराबर, ये आ गया माइनस का 28 में से 13 गए 15/5, 5 का 5 या 3, माइनस से माइनस कट गया, मतलब y आ गया 3/2, 2 किलोमीटर पर आवर। 3/2 कितना होता है 1.5, तो ऑप्शन सी सही आंसर है 1.5, ठीक है, हो गया, आसान है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 44 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर आकार के कागज की एक आयताकार शीट को 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है। 44 सेंटीमीटर की लंबाई में घुमाया गया है, इसका मतलब ऐसे नहीं घुमाया गया कि 44 सेंटीमीटर उसकी परिधि बने, मतलब वृत्त की परिधि बने, 28 सेंटीमीटर उसकी परिधि बने और 44 सेंटीमीटर उस बेलन की लंबाई हो। उसने घुमाया 44 सेंटीमीटर लंबाई में, बोला है उसने, इसका मतलब 44 सेंटीमीटर बनेगी उसकी वृत्त की परिधि और 28 सेंटीमीटर होगी लंबाई, ठीक है। और एक बेलन बनता है, तो बेलन बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बस अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ये कैलकुलेट करना, कुछ भी नहीं करना। पाई कितना है, पाई हो गया 22/7, रेडियस कितनी होगी, देखो रेडियस निकाल लेते हैं, 2πr। जब बेलन बना दिया, बेलन की जो ऊपरी परत होती है वो होगी सर्कल के फॉर्म में, और उसकी लंबाई कितनी है 44, तो कितनी ये होगी 44, तो यहाँ से r आ गई 44/22, देखो 2 × 22 × 7, 44 कट गया, तो रेडियस आ गई, त्रिज्या आ गई 7, तो 7 × 7 और हाइट कितनी 28। बस इसे सॉल्व करना, 7 से 7 कट गए और ये पूरा का पूरा सॉल्व करके आ जाएगा बस इसे मल्टीप्लाई कर दो, 22 × 7 और उसके बाद 28, ये आ जाएगा 43/12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ गई हमारी बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन आ गया हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 परिक्रमण करने पर 49 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक पहिए द्वारा तय की गई समान दूरी को तय करने के लिए इतनी त्रिज्या वाले पहिए को कितने परिक्रमण की आवश्यकता है। तो देखो 22 परिक्रमण करे हैं इसने, और एक परिक्रमण में कितना डिस्टेंस पूरा करता है 2πr, तो 2π और r कितनी है 49, ठीक है। अब वो कह रहा है 98 सेंटीमीटर वाला कितने परिक्रमण करेगा, तो मान x करेगा, उसके बाद 2π और रेडियस कितनी दी है इसकी 98, ठीक है। वो 9 ये दिया, बस इसे सॉल्व करके x निकालना, 2π से 2π कट गया,
2 पाई से 2 पाई कट गया, 98 बचा है। ठीक है, और 98 उसके बाद देखो x 98 था तो x हो गया 22 गुणा 49 बटे में 98, 49 एकम 49 दूनी 2 11, x आ गया 11, 11 कहाँ है? 11 है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए 11 करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस वही तालिका वाला है। ये कह रहा है 1998 में सभी 5 राज्यों के बीच उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या, मतलब सभी 5 राज्यों के बीच उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या अर्हता प्राप्त की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है 1998 में। तो 1998 में कुल इतने लोग प्रेजेंट हुए थे, इतने लोग उपस्थित थे और अर्हता प्राप्त की इतने लोगों ने। अब ये पूछ रहा है इन सभी का जो जोड़ है वो इसका कितने प्रतिशत है, तो जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 0 0 हो गया, 0 0 0 0 0 दूसरा 0 आ गया, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 5 20 और 6 26 का 6 बचा 2, 8 और 2 10 और 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 और 7, 36 और 7 41, तो ये आ गया 41,600। और ये कितना आएगा 0 0 0 0, ये आ गया 0, 8 5 13 और 2 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 का 3 बचा 2, 9 और 2 11, 11 और 10 21, 21 और 10 31, 31 और 12 33, 43, 43 और 9 52, क्या गया 52। अब पूछा गया 1998 में सभी 5 उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या अर्हता प्राप्त की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो जो 1998 में कुल संख्या पूछी गई है वो बतानी है कितने, तो इन दोनों का बस प्रतिशत बताना है। ये अर्हता प्राप्त थे, ये इसका कितने प्रतिशत है। तो जो जैसा पहला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है इसका, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन डी, ये आ जाएगा 11.99%। ठीक है, जब इसे पूरा सॉल्व करोगे कैलकुलेट करोगे, बस अब कैलकुलेशन करना है वो, तो वो आ जाएगा 11.99% जो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में कर देता है। ए अकेला कितने दिन में करेगा 6 दिनों में, और बी और सी मिलके करते हैं 4 दिनों में, और ए और सी मिलके करते हैं 3 दिनों में। ए और सी 3 दिनों में करते हैं, तो बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा देना है। तो ये हो गया टोटल काम हो गया 12, ये 2 यूनिट करता है, 4 या 12 3 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट करता है। अब देखो ए 2 यूनिट काम करता है और ए और सी मिलके 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है और ए और सी मिलके 4 यूनिट काम करते हैं, तो सी कितना काम करता है, सी 2 यूनिट काम करता है। इसका मतलब अगर सी 2 यूनिट काम करता है और बी और सी दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, तो बी करता है 1 यूनिट काम एक दिन में। अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो 12 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेगा 12, तो आंसर है इसका 12। 12 दिन में बी काम पूरा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अगर तीसरी संख्या 2 है तो और इसकी 2 गुनी है, तो रेशियो ये हो गया। देखो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, एक सेकेंड, यहाँ 8 आएगा, हाँ नहीं 1 2 और 4। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। 2 का 3 गुना क्या होता है 6, और 6 का आधा 3, हाँ ये रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, 3 की 2 गुनी 6 और तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो 2 की 3 गुनी 6। ठीक है, ये हो गया, ये बन गया रेशियो। अब आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 660 है, अगर तीनों संख्याओं का औसत है 660 तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पता लगा लेते हैं, अगर तीनों संख्याओं का औसत है 660, कितनी संख्या होगा, तीनों संख्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्याओं का औसत है 660। ठीक है, एक मिनट, तीनों संख्याओं का औसत है 660, तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, तीनों संख्याओं को जोड़ के कितना आएगा, इतना आएगा, 660 गुणा 3, तीनों संख्याओं का जोड़ है। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, उसका रेशियो क्या होगा
2/में 6 और 3 9 और 2 11, ये उसका रेशो होगा। बस इसे सॉल्व करना है, ये आ जाएगी सबसे छोटी संख्या। समझ आया ना? दोबारा देखो, पहले उसने पहली लाइन दी थी, उससे हमने रेशो बनाया। पहली लाइन कह रही थी पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो अगर तीसरी संख्या 2 हो और दूसरी संख्या 3 हो तो पहली संख्या 6 हो जाएगी। 6 3 की 2 गुनी है, 2 की 3 गुनी है। ठीक है, पहली लाइन होगी। अब आगे वो कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत दिया हुआ 660, अगर औसत 660 है तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना हो गया? तीनों संख्याओं का जोड़ हो गया 660 गुणा 3। अब बस सबसे छोटी संख्या 2 वाली है, उसका औसत निकाल लिया। इसे सॉल्व कर देंगे। 11 कम 11, 11 छिंग 66 0 और 6 3 18, 180 दूनी 360। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 360। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 720 में 18 गेंदे बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? लगभग ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी कराया था। तो अगर 720 रुपए में 18 गेंदे बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, इसका मतलब 6 गेंदों का नुकसान हो रहा है। मतलब 12 गेंदे जितने की खरीदी गई हैं वही 720 है, 12 गेंदे 720 रुपए की आ रही हैं। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, क्योंकि 18 गेंदे बेचने में 6 गेंदों की हानि हो गई। 6 गेंदे घटा दो, मतलब 12 गेंदे अगर मैं बेचूंगा, अगर मैं 12 गेंदों को 720 रुपए में बेच दूं तो ना मुझे लाभ होगा ना मुझे हानि होगी। इसका मतलब 12 गेंदों का क्रय मूल्य है 720। तो देखो 12 गेंदों का क्रय मूल्य है 720, एक गेंद का क्रय मूल्य हो गया 720 बटे में 12, 12 छिंग 72 0 60। तो एक गेंद का क्रय मूल्य है 60 रुपए। कहाँ है 60? ये रहा, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आसान सा, ब्रैकेट से शुरू करते हैं। बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट से शुरू करते हैं। देखो 7.6 में से 3.4 गए, ये बचेगा 2 और 4, 4.2। 4.2 को मल्टीप्लाई किया 3.2 से, तो देखो 3.2 को 4.2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 42 को मल्टीप्लाई करना 32 से मुश्किल है, 42 को 30 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है। 42 तिया कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126। 30 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 1 0 भी आ गई, तो 1260। और 42 दूनी 84, 84 इसमें जोड़ दिया, ये आ गया 4, 8 होचे 14 का 4 हासिल 1, 1344। 2 के बाद पॉइंट है तो ये 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये आ जाएगा 13.44। ठीक है, इतना सॉल्व हुआ यहाँ तक। उसके बाद ये डिवाइड है तो पहले इस डिवाइड को कर लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया 53, इस डिवाइड से आ जाएगा 53। तो एक क्वेश्चन बन गया 53 प्लस ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हो गया 13.44 और माइनस 50। तो 53 में से 50 गया, ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 प्लस मतलब 16.44, 16.44 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपने की होगी तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी तो अगर किसी भी नंबर के पहले मतलब विषम गुणक दिए जाते हैं या सम गुणक दिए जाते हैं तो वो होता है मल्टीप्लिकेशन सिंपल, 3 गुणा 6। तो इसका आंसर हो गया 18। तो 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत 18 आएगा। 6 का बोलता तो 18 आएगा, 7 का बोलता वो कहता पहले 7 का तो 21 आता, 8 का बोलता था 24 आता, वो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर है 18। ठीक है, डायरेक्टली। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक स्टेप लगेगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ एक स्टेप का काम है। देखो 3 के पहले विषम गुणक क्या होंगे? 3 9, उसके बाद 15, उसके बाद 18 के बाद 21। ठीक है, 21 के बाद 24 छोड़ दो 27, 27 के बाद 30 और 33, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। सबके सब एपी में है, ये एक एपी है, सबका डिफरेंस बराबर 6 6 6 6 6 6 का है। तो सम ऑफ एपी का बस फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि औसत क्या होता है इन सभी का सम और डिवाइडेड बाय 6। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 2a, 3 दूनी 6 प्लस n-1 मतलब 5 इंटू डी 6 बटे में 6। जब इसे सॉल्व करोगे ये फिर से आ जाएगा 18 बस। तो जिसे डायरेक्टली फॉर्मूला पता था वो तो डायरेक्टली लिख दो कि 18 इसका आंसर है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 के पहले 6 विषम गुणकों का औसत है। तो
सबसे पहले मैंने लिखे 3 के पहले 6 विषम गुणक और वो सब के सब एपी में है, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दिया, उसे 6 से डिवाइड कर दिया, औसत आ गया 18। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे 15 घंटों में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी वो 10 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। तो खाली करता है, खाली करने वाला हम माइनस में लेते हैं। उसके बाद यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। चलो तीनों पाइपों को साथ साथ खोल दो, इसका एलसीएम आ गया 15 चौका 60, यानी कि ये 5 यूनिट 1 घंटे में भरता है, ये 4 यूनिट भरता है और ये 1 घंटे में 6 यूनिट खाली कर देता है। अब देखो 1 घंटे में 5 और 4 9 यूनिट, 1 घंटे में 9 यूनिट तो भरा जा रहा है, क्योंकि ये 5 यूनिट भर रहा है, ये 4 यूनिट भर रहा है, तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, 9 यूनिट तो भरा जा रहा है और 6 यूनिट खाली हो रहा है। 9 यूनिट भरा जा रहा है टैंक, 6 यूनिट खाली हो रहा है, तो हर घंटे टैंक में कितना पानी जा रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट पानी हर घंटे में टैंक में जा रहा है, कितना जाना है, 60 यूनिट टोटल जाना है, 60/3, तो मतलब 20 यूनिट पानी टैंक में टोटल, मतलब 20 घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा। 20 है कौन सा, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका सही है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एसबीआई से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ऋण लिया, 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में 5000 का भुगतान किया, तो उसने कितनी राशि ली थी। देखो इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। एक चीज सोचो, मैंने 100 रुपये किसी से उधार लिए, अब मुझे 10% के हिसाब से ब्याज देना है, तो मैं 1 साल में 10 रुपये दूंगा, 2 साल में 20 रुपये दूंगा, 5 साल में 50 रुपये दूंगा। तो कहीं ना कहीं 5 साल 10% से आपको दिख नहीं रहा कि 50% की बात कर रहा है, सॉरी तो कहीं ना कहीं 50% की बात कर रहा है। सॉरी मैं 1 मिनट सेल बदल लेता हूँ। अरे रिंकू नहीं हो गया, अभी क्लास चल रही है, सेल खत्म हो गए थे। हाँ हेलो ठीक है। हाँ देखो, तो शुरू से बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति ने एसबीआई से 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर ब्याज लिया था, 5 वर्ष बाद उसने इतने पैसे दिए। अब एक चीज नोटिस करो, 10% हर साल दे रहा है, तो 5 साल में 50% का उसने ब्याज दे दिया होगा। 1 साल में अगर 10% दिया है तो 5 साल में 50% दे दिया होगा, तो 50% उसने ब्याज दे दिया, 5000 रुपये उसने ब्याज दे दिया, तो जो उसने रकम ली थी उधार वो कितनी हो गई, 10,000। नहीं समझ आ रहा तो एक तरीके से और समझो, मैंने 100 रुपये किसी से उधार लिए, मैं उसे 10% का ब्याज देता हूँ, मतलब हर साल उसे 10 रुपये देता हूँ, 5 साल बाद मैंने उसे 50 रुपये ब्याज के तौर पर दे दिए। अब तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ना 50%, कि अगर 50 रुपये दिए मतलब 100 रुपये लिए होंगे, तो 5000 रुपये उसने ब्याज के तौर पे दे दिए 5 साल में, तो 5 रेट इंटू टाइम, या रेट इंटू टाइम से निकालो, रेट इंटू टाइम मतलब ये 50% है, तो 100% कितना हो गया, ये 50% अगर 5000 है, 100% हो गया 10,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10,000। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 80 वस्तुओं का माध्य 45 पाया गया, यदि गणना के समय 2 मदों को गलती से 26 और 14 के बजाय 62 और 58 लिया गया, तो सही माध्य क्या है। तो मतलब लेना कितना था, 26 और 14 लेना था, मतलब इनका जोड़ आता 26 और 40। जोड़ जब मुझे माध्य में कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे 40 लेना था, लेकिन मैंने लिख कितना दिया, मैंने लिख दिया 120। ठीक है, तो मैंने कितना ज़्यादा लिखा, मैंने 40 मुझे लिखना था, रियल में मुझे इन दोनों का जोड़ 40 लेना था, लिया मैंने 120, मैंने 80 ज़्यादा ले लिया, मैंने 80 ज़्यादा ले लिया। अब मैंने 80 ज़्यादा ले लिया, 80 ज़्यादा किस पे ले लिया, 80 वस्तुओं पे ही मैंने 80 ज़्यादा ले लिया था, 80 मैंने 80 वस्तुओं पे ज़्यादा ले लिया, मतलब 1 का माध्य ज़्यादा आएगा। ठीक है, जो ज़्यादा लिया उसका मैंने माध्य निकाला तो वो आ गया 1, यानी कि 1 का माध्य ज़्यादा आया है। जो मेरा ऑलरेडी माध्य है वो 1 ज़्यादा है, ऑलरेडी माध्य कितना है 45, ऑलरेडी माध्य है 45, ये 1 ज़्यादा है, तो रियल माध्य कितना होगा, इससे 1 कम, ऑप्शन बी 44। ठीक है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी 3 लाख, ठीक है। यदि वह यह जनसंख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 102%, 5%, 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो वो निकल जाएगी। पहले 2% बढ़ी मतलब 102/100 हो गई, फिर 5% बढ़ी तो 105/100 हो गई, और 4% बढ़ी तो 104/100 हो गई। जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा ये वाले क्वेश्चन करे होगा उन्हें पता है इस तरह से हम किस तरह से इस क्रमिक निकाल लेते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। बस इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट जाएंगी, 2 0 से ये वाली 2 0 चली गई, और 1 0 ये वाली कट गई। पूरा का पूरा ये सॉल्व होकर आ जाएगा 3,34,152, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, यह आ जाएगा 3,34,152, मतलब अब जनसंख्या होगी 3,34,152, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैकबेरी ने शर्ट पर 20% की छूट की घोषणा की। कुमार दुकान पर गया, वह छूट में 400 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट की कीमत 500 रुपये है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर एक शर्ट की कीमत 500 रुपये है, 20% कंपनी छूट दे रही है, मतलब 100 रुपये की छूट दे रही है, 100 रुपये की एक शर्ट पे छूट दे रही है। एक शर्ट पे कितनी छूट दे रही है? 100 रुपये। एक शर्ट पे छूट दे रही है 100 रुपये की। कुमार को 400 बचाने हैं तो उसे 4 शर्ट लेनी होंगी बस, तो ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 शेष है तो उसकी कुल आय क्या है? 35% खर्च किया भोजन पर, 35% खर्च किया भोजन पर, 55% खर्च किया कपड़ों पर, टोटल कितना हो गया? 55 5 60 और 3 90, 90% तो उसने खर्च कर दिया। बचा कितना? 10%। 10% कितना बचा? 400। तो 10% उसके पास बचा जो है 400। तो 10% अगर 400 है, पूछा गया तो उसकी कुल आय क्या है? तो उस पर 100% मतलब उसकी कुल आय कितनी थी? 10% 400 है तो कुल आय हो गई 4000। तो उसके पास कुल मिला के 4000 रुपये थे, ऑप्शन बी, ठीक है। तो हमने आज का प्रैक्टिस सेशन पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है आप सबका एसएससी जीडी के मतलब एसएससी जीडी में प्रैक्टिस सेशन काफ़ी काम आ रहे होंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द आज की भी एनालिसिस लेके आएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ। और हाँ, सारे के सारे क्वेश्चनों को घर पे एक बार दोबारा रिवाइज जरूर करना, और 10 से 15 मिनट का टाइम 15 मिनट का अलार्म लगाना, और 15 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जीडी का आपने पिछले पेपर देखे होंगे 16, 17, 18 जो अभी तक जीडी के एग्जाम हो चुके हैं, लगभग इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। मैंने उसी पैटर्न पे मैंने मॉक टेस्ट बनाया है, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जैसे मैं करा रहा हूँ। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।